चलिए आज हम बात कर रहे हैं आपसे वाष्प दाब की। ठीक है, वेपर प्रेशर वाष्प दाब की। तो वाष्प दाब, देखिए वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, यह वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ठीक है, तो वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? आपका वाष्प दाब कहलाता है। यह दाब जो है तो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। वाष्प दाब, वाष्प दाब वाष्प दाब में अवनमन। अगली हम बात क्या करते हैं? वाष्प दाब में अवनमन की। तो देखिएगा यहाँ पे वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है? वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा आप, सिंपल सी बात है, यदि हम वाष्प दाब अवनमन की बात करते हैं तो जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय के कण मिला दिए जाते हैं, ठीक है, तब विलेय के कण विलायक के वाष्पन में अवरोध डालने लगते हैं। तब विलेय के कण विलायक के वाष्पन में अवरोध डालने लगते हैं, जिससे बने विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिससे बने विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। इसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ठीक है, ध्यान पे रखिएगा, वाष्प दाब में अवनमन की बात कर रहे हैं। मान लीजिए इस विलयन पे कोई क्या है आपका, कोई शुद्ध विलायक है। ठीक है, अब इस शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय युक्त पदार्थ मिला दिए जाते हैं, तब ये अवाष्पशील विलेय युक्त पदार्थ इस विलायक के वाष्पन में कमी उत्पन्न कर देते हैं, जिससे इसका वाष्प दाब कम हो जाता है। यही वाष्प दाब में कमी वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है। ठीक है, एक बात और समझिएगा, एक बार और समझ लीजिएगा, ये कोई ये शुद्ध विलायक है। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय के कण मिला दिए जाते हैं, तब ये अवाष्पशील विलेय के कण इस विलायक के जमने में अवरोध डालने लगते हैं, जिससे इसका वाष्पन कम हो पाता है, और वाष्पन के कमी को ही वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ठीक है, तथा इसे डेल्टा पी से प्रदर्शित करते हैं। जो वाष्प दाब में अवनमन होता है, इसे डेल्टा पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा पी से प्रदर्शित करते हैं। आप देखिएगा इसी के आगे
यह है आपका इसमें शुद्ध विलायक, ठीक है। इसमें क्या है आपका शुद्ध विलायक है, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका इसमें अवाष्पशील विलेयुक्त विलायक के कण मिला दीजिए, ठीक है। अवाष्पशील विलेयुक्त विलायक के कण मिला दीजिए। अब देखिएगा तो ये जो कण है तो इसके वाष्पन में क्या करने लगे, अवरोध डालने लगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका शुद्ध विलायक, क्या है, और ये क्या है अशुद्ध विलायक, ठीक है। तब आप क्या करते हैं, आप देखिए यहीं पे एक सिंबल देखते हैं, यहीं को देखते हैं, फार्मूला देखते हैं, यहीं से एक फार्मूला बन रहा है आपका, ठीक है। तब यहाँ पे x0 विलेय का मोल प्रभाज, x0 से किसको व्यक्त करते हैं, विलेय के मोल प्रभाज को, ठीक है। फिर इसी के बाद x1 विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, ठीक है। फिर P0 शुद्ध विलायक का मोल प्रभाज, ठीक है। P0 के बाद PS अवाष्पशील विलेयुक्त विलायक का वाष्पदाब, अवाष्पशील विलेयुक्त विलायक का वाष्पदाब, ठीक है। तो x0 क्या है, विलेय के मोल प्रभाज है, x1 विलायक का मोल प्रभाज है, P0 शुद्ध विलायक का मोल प्रभाज है, PS अवाष्पशील विलेयुक्त विलायक का वाष्पदाब है, ठीक है। अब यहीं पे एक अच्छा नियम आता है आपका राउल्ट का नियम, ठीक है। तो चलिए अब हम आपसे बात कर रहे हैं राउल्ट के नियम की, ठीक है। तो राउल्ट लॉ, राउल्ट के नियम, ठीक है। राउल्ट लॉ, ओके। अब देखिएगा आइए बात करते हैं राउल्ट के नियम की। तो राउल्ट ने क्या कहा कि स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेयुक्त विलायक का वाष्पदाब शुद्ध विलायक के मोल अंश या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा, किसी स्थिर ताप पर, ताप क्या है स्थिर, किसी अवाष्पशील विलेयुक्त विलायक का वाष्पदाब, ठीक है। किसी अवाष्पशील विलेयुक्त विलायक का वाष्पदाब शुद्ध विलायक के मोल अंश या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यदि स्थिर ताप T पर विलयन का, यदि स्थिर ताप T पर विलयन का, यदि स्थिर ताप T पर विलयन का वाष्पदाब PS तथा
PS तथा, ठीक है, विलायक का मूल प्रभाज x1 हो तो विलायक का मोल प्रभाज x1 हो तो तब राउल्ट के नियम से अब ध्यान में रखिएगा, राउल्ट का नियम अभी मैंने आपसे बात किया है। क्या होता है राउल्ट का नियम? स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलययुक्त विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के मोल अंश या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखा ना कि स्थिर ताप T पर विलयन का वाष्प दाब PS तथा विलायक का मोल अंश प्रभाज x1 हो तो तब राउल्ट के नियम से PS समानुपाती x1 हो जाएगा। PS समानुपाती x1। अब यहाँ पे आपने क्या किया कि समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे तो कुछ ना कुछ नियतांक मानेंगे। तो PS बराबर P0 x1, ठीक है, PS बराबर P0 x1, ठीक है। यहां पे क्या था आपका स्थिर ताप था, जहां पर P0 स्थिरांक तथा P0 शुद्ध विलायक का क्या है? वाष्प दाब है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपसे इसी के आगे। यहां पर एक ग्राफ खींचा जाता है जो आपको सीधी रेखा का ग्राफ प्राप्त होता है। तो आपने क्या किया, शुद्ध विलयन का वाष्प दाब और विलयन के मोल अंश के बीच ग्राफ खींचा। यहां पे देखिएगा विलयन का मोल अंश और विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। आपने इन दोनों के बीच क्या किया है? ग्राफ खींचा। तो ये जो ग्राफ है, ठीक है, तो क्या प्राप्त हो रहा है आपको? बिल्कुल सीधी रेखा का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ये है क्या? P0, ठीक है। अब देखिए अब यहीं पे देखा जाए जस्ट इसी के आगे, तब यदि अवाष्पशील विलययुक्त विलयन में उपस्थित विलायक में सीधी रेखा प्राप्त होती है अर्थात मोल अंश की ओर बढ़ता है तो विलयन का वाष्प दाब भी क्या होता है? बढ़ता है। यदि एक विलयन में विलेय के N1 मोल तथा विलायक के N2 मोल विलेय है तब, यदि एक विलयन में विलेय के N1 मोल तथा विलायक के N2 मोल विलेय है तब विलयन में विलायक का मोल अंश हो जाएगा। सेम उसी के आगे विलयन में विलायक का मोल अंश हो जाएगा मोल अंश x1 बराबर हो जाएगा
N2 अपान N1 प्लस N2, N2 अपान N1 प्लस N2। तब आप क्या करेंगे, इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो इस मान को जब समीकरण 1 पे रखेंगे, ठीक है, तो आपका समीकरण 1 क्या था, PS बराबर P0 इंटू x1 था, ठीक है। तो अब इसको आप बाहर रख देंगे समीकरण 1 पे, तो क्या हो जाएगा, x1 की जगह x1 की वैल्यू पुट करनी है अपने को, तो PS बराबर PS, अब P0 इस पार ला लीजिए, P0 बराबर N2 N1 प्लस N2 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रत्येक पक्ष को 1 में से घटाने पर, प्रत्येक पक्ष को 1 में से घटाने पर तो जब आप प्रत्येक में से पक्ष में से 1 घटा देंगे, प्रत्येक पक्ष को 1 में घटाएंगे तो 1 माइनस PS अपान P0 और क्या हो जाएगा बराबर 1 माइनस N2 N1 प्लस N2 इतना हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू N1 प्लस N2। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब यहां पर P0 माइनस PS वाष्प दाब का अवनमन है, यहां पर P0 माइनस PS वाष्प दाब के अवनमन को व्यक्त करता है तथा P0 माइनस PS अपान P0 वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन व्यक्त करता है, ठीक है। और N1 अपान N1 प्लस N2 विलयन में विलेय का मोल अंश व्यक्त करती है, ठीक है। ये था आपका राउल्ट का नियम, ओके, ठीक है। अब हम आपसे बात करते हैं कि वाष्प दाब अवनमन की सहायता से विलेय का अणुभार ज्ञात करना। वाष्प दाब अवनमन की सहायता से विलेय का अणुभार ज्ञात करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वाष्प दाब अवनमन की सहायता से विलेय का अणुभार ज्ञात करना, ठीक है। तो इस पे देखिएगा, अब हम बात करते हैं राउल्ट के नियम से। तो इसके पीछे समीकरण 2 से ले लेते हैं। समीकरण 2 क्या था, PS माइनस P0 अपान P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू N1 प्लस N2, यही था ना समीकरण है। तब यदि W1 ग्राम विलेय को, यहाँ पे लिखना है आपको, यदि W1 ग्राम विलेय को W1 ग्राम विलेय को W2 ग्राम विलायक में घोला जाता है, यदि W1 ग्राम विलेय को W2 ग्राम विलायक में घोला जाता है, तब विलेय तथा विलायक का अणुभार क्रमशः M1 व M2 होगा,
ठीक है, समझ पा रहे हैं? आपको यहाँ पे लिखना है यदि W1 ग्राम विलेय को W2 ग्राम विलायक में घोला जाता है तो इनका अणुभार क्रमशः M1 व M2 है, तब विलेय के मोल अंश, तब क्या है, विलेय के मोल अंश तब विलेय के मोल अंश N1 बराबर W1 अपान M1 व N2 बराबर W2 अपान M2 हो जाएगा। N2 बराबर, समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पे आपको पहले लिखना है कि यदि W1 ग्राम विलेय W2 ग्राम विलायक में घुला है तब इसका अणुभार क्रमशः M1 व M2 होगा, तब विलेय के मूल अंश N1 बराबर W1 अपान M1 और N2 बराबर W2 अपान M2, ठीक है। तब अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इस मान को समीकरण 1 पे रखने पर, N1 और N2 के मान को समीकरण 1 पे रखने पर, तो इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 पे क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू हो जाएगा क्या, W1 अपान M1, इस पे रखना है समीकरण 1 पे, ठीक है। तो W1 अपान M1 अपान W1 M1 W1 N1 अपान N1 प्लस N2 प्लस W2 अपान M2, ओके, हो गया इतना। अब चलते हैं आगे। तब इसके आगे क्या होगा, तन विलयन के लिए N1 को N2 की तुलना नग्न कर दें, तन विलयन के लिए N1 को N2 की तुलना नग्न कर दें, तो तन विलयन के लिए N1, ठीक है, तन विलयन के लिए N1 N2 की तुलना नग्न, N2 की तुलना क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, मान सकते हैं। तब क्या हो जाएगा आप खुद बताइए, तो फिर क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS अपान P0, अब यहाँ पे चिन्ह लग जाएगा N1 अपान N2 हो जाएगा। अब इसी को ठीक से पुनः कन्वर्ट कर देते हैं, P0 माइनस PS अपान P0, ठीक है, W1 अपान M1 बटा W2 अपान M2, ठीक है। तो सेम यदि इसको आप ऐसे कन्वर्ट करेंगे थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS अपान P0 बराबर क्या हो जाएगा, W1 इंटू M2 अपान W2 इंटू M1, ओके। यही था आपका राउल्ट के नियम की सहायता से विलेय के अणुभार को ज्ञात करना, ठीक है। राउल्ट के नियम की सहायता से विलेय के अणुभार को ज्ञात करना, ठीक है।
ध्यान भी रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपका 5 अंक का था केमिस्ट्री का, जो कि हमेशा कई बार मैक्सिमम परीक्षाओं में पूछा गया है। जब कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है तो इसका ऑब्जेक्टिव में सिर्फ इतना भाग, इसमें से कुछ डिजिट को इसको सिर्फ जब कभी एग्जाम कॉम्पिटिटिव में पूछता है तो राउल्ट के नियम है, फिर इनको क्या कर देता है, इंटरचेंज कर देता है इनमें से, तो इसको भी ध्यान पे रखिएगा। ओके, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना।